नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। डेली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि हमारी शाम को रेगुलर रूप से आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन 2 दिन से ये आपको नहीं मिल पा रही है। इसका कारण कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज भी करीब आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। सो आज का जो टेस्ट है वो ऑफलाइन मोड पर बेस्ड है और इस टेस्ट में महत्वपूर्ण सवालों के आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का जो टेस्ट है वो इतिहास का टेस्ट प्राचीन भारत का भाग 12 है। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो पहला सवाल है, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? मतलब वह कौन सा मंदिर है जिसको द्रविड़ चोल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है? ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर, बी चोलेश्वर मंदिर, सी कोरंगनाथ मंदिर या डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण वह ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जो चोल शासक थे वो किस धर्म को मानते थे? तो इसका सही आंसर है, ये आपको बताना है अगर, तो इसमें ऑप्शन ए वैष्णव, बी शैव, सी जैन या डी बौद्ध। तो जो चोल शासक थे वे शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म को मानते थे जो चोल शासक थे। आगे जो तीसरा सवाल है हमारा वह है, चीन से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए किस चोल शासक ने अपने दूतमंडल भेजे थे? तो चोल शासकों में जो व्यापार था वो चीन के साथ काफी अच्छा था तात्कालिक समय में। तो किस चोल शासक ने अपने दूतमंडल चीन भेजे थे? ए राजा राज प्रथम या बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम या डी इन सभी ने। तो चीन से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए इन सभी ने, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम, इन सभी ने अपने जो दूत थे वो चीन भेजे थे। अगला हमारा सवाल है, पर्सी ब्राउन ने किस भारतीय मंदिर को वास्तुकला का निष्कर्ष कहा है? तो वास्तुकला का निष्कर्ष किसको कहा गया? पर्सी ब्राउन के द्वारा। राजराजेश्वर मंदिर को, या कांची का कैलाशनाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर या कंदरिया महादेव का मंदिर? तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, पर्सी के द्वारा राजराजेश्वर मंदिर वास्तुकला का निष्कर्ष कहा गया। अगला सवाल है हमारा, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 712 में जब सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए दाहिर राय, बी चच, सी दाहिर या डी राय साहसी। तो जो सी ऑप्शन है, मतलब जब 712 में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ तो वहां पर दाहिर का शासन था। अगला हमारा सवाल है, प्रतिहार वंश के किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था जिसने आदि वराह की उपाधि को धारण किया था? तो ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय या वत्सराज, मिहिर भोज या महेंद्रपाल। तो इसका जो सही आंसर है, प्रतिहार वंश के मिहिर भोज ने जो आदि वराह की उपाधि को धारण किया था। अगला सवाल है हमारा, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। पाल वंश का कौन सा शासक जिसने विक्रमशिला महाविद्यालय स्थापित किया? ए धर्मपाल, देवपाल, महिपाल या नारायणपाल? तो जो धर्मपाल है, ऑप्शन ए ये सही आंसर है, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला हमारा सवाल है, 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहुमा कहकर संबोधित किया? मतलब सुलेमान के द्वारा कौन सा राज्य रुहुमा कहा गया? गुर्जर प्रतिहार वंश,
जो कौन सा साम्राज्य था, या सेन वंश, पाल वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो इसका जो सही आंसर है वह गुर्जर प्रतिहार वंश है। गुर्जर प्रतिहार जो साम्राज्य था उसको रूहमा कहकर सुलेमान ने संबोधित किया। अगला हमारा सवाल है, उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन सी थी? तो उत्तर भारत में जो हस्तक्षेप करने वाली प्रथम शक्ति वो कौन से साम्राज्य की थी? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पांड्य। तो इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्रकूट है, जो सर्वप्रथम जिसने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप आरंभ किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है हमारा, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यहां पर दो चीजें कंफर्म होती हैं। पहला कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई, तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है, और जयदेव किसके दरबारी कवि थे? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, लक्ष्मण सेन। तो जो जयदेव थे वह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो जब गुजरात पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, उस समय किसका शासन था? भीमदेव प्रथम का या भीमदेव द्वितीय का, मूलराज प्रथम का या मूलराज द्वितीय का? तो इसका जो आंसर है वो भीमदेव प्रथम। जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया गुजरात पर, उस समय गुजरात पर भीमदेव द्वितीय का शासन, भीमदेव प्रथम का शासन था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक जो शासन करने वाली रानी थी दित्ता, ये किस वंश से संबंध रखती थी? तो कश्मीर पर 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दित्ता किस वंश से संबंधित थी? ए कारकोट वंश या उत्पल वंश, लोहार वंश या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पल वंश से संबंधित जो रानी थी दित्ता, उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक कश्मीर पर शासन किया। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। तो पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के शासकों में कन्नौज पर अधिकार को लेकर लगभग 100 वर्ष तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में, तो इसमें कौन जीता, कौन विजित रहा? ये ऑप्शन जो है, राष्ट्रकूट जीते, प्रतिहार जीते या पाल जीते, या इसका कोई भी निर्णय नहीं आया। तो जो नतीजा आया त्रिपक्षीय संघर्ष का, उसमें प्रतिहार लोगों ने, जो प्रतिहार वंश था उसने जीत हासिल की। अगला जो सवाल है इसी से रिलेटेड है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की वास्तविकता में पहल किस शासक के द्वारा की गई थी? जो पहल हुई थी वह किसके द्वारा हुई थी? राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के द्वारा या पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा, गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जिसने जीता, मतलब प्रतिहार वंश जीता, तो प्रतिहार वंश के द्वारा, ये याद रखने का भी सरल तरीका है, इसकी जो पहल थी वह हुई थी त्रिपक्षीय संघर्ष की। आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। तो एक सवाल तो आपका यहां से कंफर्म हो जाता है कि जजिया कर लगाने का सबसे पहला श्रेय किसको जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। लेकिन इसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो ऑप्शन ए मुसलमानों को या बुद्धों को या ब्राह्मणों को या निम्न जाति के लोगों को। तो इसका जो सही आंसर है वह है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के द्वारा जजिया कर नहीं लिया जाता था मोहम्मद बिन कासिम से। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? कौन सी प्रथा थी जिसकी शुरुआत राजपूत काल में हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, वैश्यावृत्ति या जौहर प्रथा? तो जौहर प्रथा जो है, जो कि स्त्रियों से संबंधित थी, जो राजपूताना स्त्रियां थी उनसे, जौहर प्रथा किस प्रकार से कार्य करती थी, जौहर प्रथा क्या थी, इसकी अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमारा जो रानी पद्मिनी के ऊपर जो वीडियो बेस्ड अपलोड किया हुआ है आप उसको देख सकते हैं। लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जौहर प्रथा थी वह राजपूत काल में शुरुआत हुई थी।
सो फ्रेंड्स, कल हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपको टेस्ट लाइव प्रोवाइड कर सके। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा की और कल जो हमारा पार्ट होगा वह आधुनिक भारत में स्टार्ट करेंगे हम, मध्यकालीन भारत, क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे मध्यकालीन भारत के लिए आए थे, तो हम कोशिश करेंगे कि कल मध्यकालीन भारत का जो टेस्ट है वो लाइव आपको प्रोवाइड हो, किसी प्रकार की बाधा ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतने ही अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव नियमित रूप से हमें बताते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।